Hello all of you, and now let's start with a very complicatedly interesting chapter of returns. ये रिटर्न्स में क्या है कि गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है टैक्स इवेजन को रोकने के लिए, और उसका बेसिक फंडा मैं आपको समझाता हूं कि पूरे रिटर्न्स का फंडा क्या है. देखो, पूरे जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है? सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में जो क्रेडिट का फ्लो है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्लो है, और जैसे हम पहले से देखते आ रहे हैं कि ये चेन होता है. देयर इज अ चेन ऑफ सप्लायर्स. सप्लायर सप्लाइज टू अ रेसिपिएंट हु अगेन सप्लाइज टू अनदर रेसिपिएंट हु अगेन सप्लाइज टू अनदर रेसिपिएंट. और ये पूरा जो चेन है, ये चेन या तो मैन्युफैक्चरर्स का होगा या मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स या ओनली ट्रेडर्स, इंक्लूडिंग इन बिटवीन दी सर्विस प्रोवाइडर्स. तो एक तरफ सर्विसेज है, एक तरफ गुड्स है, और ये पूरा एक कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेट की तरह एक मैश, एक दूसरे को सप्लाई कर रहा है, वो तीसरे को कर रहा है, वो चौथे को कर रहा है, फिर ये इसको कर रहा है, वो इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, वो इसको कर रहा है. और ये पूरे जो मैश है एक जाली है, एक जाल है, माया जाल. इसके अंदर टैक्स इवेजन ना हो और क्रेडिट का जो फ्लो है वो सीमलेस हो, कंटिन्यूअस हो, ये चेक करना है. तो ये जो चेक्स अपने को रखने हैं, पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जैसे हम पढ़ते हैं वैसे इसका भी एक पूरा चेक रखना पड़ेगा, एक सिस्टम के जहां लीकेजेस ना हो, टैक्स इवेजन्स ना हो, और बराबर से फ्लो चलता रहे, सबको अपना अपना क्रेडिट मिलता रहे, और वो अपने अपने वैल्यू एडिशंस पे टैक्स का पेमेंट करते जाए. करेक्ट? तो ये सिस्टम जब इतना जबरदस्त बनाना है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे, है ना. लेकिन हम पढ़ते वक्त देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस आपको नजर ना आए और आपको बहुत जल्दी से हर चीज समझ में आ जाए. तो देखो, इसका एक ओवरव्यू पहले अपन ले लेते हैं, तो ताकि फिर आपको सब चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी. बहुत बहुत सिंपल एक्चुअली देखा जाए तो. उसको लोग कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल है. एक बार इसका फ्लो समझ में आ गया आपको, देन इट इज वेरी सिंपल. तो देखो, इधर एक सप्लायर है और यहां एक रेसिपिएंट है. ठीक है. सप्लायर ने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की है रेसिपिएंट को, और रेसिपिएंट भी कौन है? एंड कंज्यूमर नहीं है. अपन वो मैश में है, अभी पूरी एक जाल में है. तो ये रेसिपिएंट भी एक आगे सप्लायर है, ही इज अ ट्रेडर. सो मान लो कि ये सप्लायर एक मैन्युफैक्चरर है, रेसिपिएंट एक दूसरा मैन्युफैक्चरर है. वो उसको ये गुड्स को लेकर आगे और कुछ बनाकर फिर आगे सप्लाई करेगा. या रेसिपिएंट एक सर्विस प्रोवाइडर है, या रेसिपिएंट एक ट्रेडर है जो आगे और सप्लाई करने वाला है. सो ही इज ऑल्सो लायबल टू जीएसटी, राइट. तो इसका जो सप्लाई है, यहां जो जीएसटी ये लगाएगा, ठीक है. तो जीएसटी लगा करके डॉक्यूमेंट क्या रहता है? व्हाट इज द डॉक्यूमेंट दैट ही गिव्स टू द रेसिपिएंट? द इनवॉइस. Invoice is the document which you can say is the proof of payment and credit. ये जो लिंक है, जो लिंक बनाता है, वो इनवॉइस बनाता है, टैक्स इनवॉइस. So this guy will give a tax invoice to the recipient, right? तो ये इनवॉइस बना करके इसको देगा, जिस इनवॉइस के अंदर टैक्स का अमाउंट लिखा होगा. इंट्रास्टेट इंटरस्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा टैक्स उसमें लगा होगा. अगर इंट्रास्टेट है तो एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, और अगर इंटरस्टेट है तो फिर आईजीएसटी. ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना. तो ये इनवॉइस बना के रेसिपिएंट को देगा, जिसके ऊपर उसको क्रेडिट लेना है. तो यहां टैक्स पेमेंट है. The supplier will pay the tax and the recipient is going to receive the input tax credit. इसको आईटीसी मिलेगा. तो पेमेंट है, इनवॉइस है, आईटीसी. करेक्ट? आईटीसी का चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं. तो इनवॉइस जो है ये डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ है, जिसके ऊपर आईटीसी मिलता है. ये भी हमने देखा आईटीसी के चैप्टर में. अब आता है रिटर्न्स. तो रिटर्न्स क्या है कि इट इज द final evidence that everything has properly happened. इनवॉइस हो गया, इनवॉइस इज वन एस्पेक्ट. इनवॉइस है
तो इसको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन हो सकता है ना कि इनवॉइस नकली भी हो, तो गवर्नमेंट ने डबल चेक्स रखे, एक इनवॉइस और एक रिटर्न्स। ये डबल चेक सिस्टम है जिससे क्रेडिट का फ्लो बराबर हो रहा है कि नहीं ये पता लगेगा। तो एक इनवॉइस है, वन स्टेप इज द इनवॉइस। लेकिन इनवॉइस तो नकली भी हो सकते ना। अपने नकली इनवॉइस बनाए और यहां पे हमने आईटीसी ले लिया उसके बेसिस पे। ये पहले होता था पुराने एक्साइज के जमाने में और सर्विस टैक्स के जमाने में, लोग नकली इनवॉइस लगा करके इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया करते थे। उस जमाने में उसको सेनवैट क्रेडिट कहा जाता था। तो अब ये नया लॉ जब बना जीएसटी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम सिर्फ इनवॉइस पे भरोसा नहीं कर सकते, हमें और कुछ प्रूफ चाहिए। तो वो और क्या? देखो, नकली इनवॉइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर जो नए लोग हैं उनको शायद मेरी बात का डेप्थ समझ में ना आए, एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं। ये सप्लायर है, मान लो एक जगमोहन एंटरप्राइजेस एक सप्लायर है, लेकिन ये एक रिसीवर है मनमोहन एंटरप्राइजेस। मनमोहन एंटरप्राइजेस ने क्या किया कि एक नकली इनवॉइस की बुक प्रिंट करा ली जगमोहन एंटरप्राइजेस के नाम से। तो बढ़िया लेटर हेड लिखा है जगमोहन एंटरप्राइजेस, बिल के ऊपर सारे नंबर्स वंबर्स सब लिखे, एक्साइज रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये किसने बनाया? ये मनमोहन ने ही बनाया नकली इनवॉइस, और उस पर बढ़िया डिटेल में सब परचेसिंग लिख करके अपना क्रेडिट ले लिया। लेकिन ये जगमोहन ने तो वो टैक्स भरा ही नहीं है। क्यों? उसको तो मालूम ही नहीं है, उससे तो सेल किया ही नहीं है, तो उसने एक्साइज ड्यूटी भरी नहीं है, लेकिन मनमोहन उसका क्रेडिट ले लेता है। अब गवर्नमेंट के पास क्या तरीका था चेक करने का कि इसने भरा और इसने क्रेडिट लिया? ये दोनों का लिंक चेक करने का तरीका क्या था? कुछ भी नहीं था, ऑडिट था। और अगर ऐसा कोई शक जाता था तो फिर असेसमेंट था। वो असेसमेंट ऑडिट अभी भी है, अपन आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन डायरेक्ट लिंक ऑन सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम पे लिंक लग जाए दोनों का, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए ये बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम था नकली इनवॉइसेस का, फेक इनवॉइसेस का। लोग फेक इनवॉइस बनाते थे परचेजिंग के और क्रेडिट धड़ाधड़ लेते थे। कितने पकड़े जाते थे? 2%, 4%, है ना। बाकी 95-96% तो गवर्नमेंट का लॉस हो गया ना। तो वो ना हो इसलिए अभी जो जीएसटी बना है उसके अंदर इनवॉइस तो है, उसके बाद रिटर्न्स है। सो रिटर्न्स इज अ मीडियम ऑफ चेकिंग whether correct input tax credit has been taken or not. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है रिटर्न्स का। अब थोड़ी मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को, डेप्थ समझ में आ रहा है? तो देखो, अब समझ में आएंगे आपको कि रिटर्न्स कैसे एक दूसरे को चेक करते हैं। सप्लायर है, यहां से शुरू होता है। इसने जितना भी माल बेचा, यानी सप्लाई किया, या जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, सप्लायर में दोनों आएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लायर्स। तो ये हर एक सप्लायर इंक्लूडिंग फारूक हक जितना सप्लाई करता है एक मंथ के अंदर या क्वार्टर के अंदर, जो भी आपका टैक्स पीरियड है, उसका एक रिटर्न हमें फाइल करना पड़ेगा। तो ये रिटर्न जब हम फाइल करेंगे तो उसमें रिटर्न तो बाद में आता है। सबसे पहला स्टेप है आउटवर्ड सप्लाई, यानी जो अपना सेल है, सेल इज अ समझने वाला वर्ड है, लॉ में वर्ड यूज होता है सप्लाई। तो जितने भी मेरे सप्लाईज है, जैसे मैंने जितने स्टूडेंट्स को डीवीडी बेचा या पेन ड्राइव इस मंथ में, उसकी डिटेल्स मुझे सबमिट करना है पोर्टल के ऊपर। सब कंप्यूटराइज सिस्टम है, आप अब तक तो समझ में आ ही गया होगा आपको। तो जो कॉमन पोर्टल है उसके ऊपर आपको पूरी डिटेल्स डालने के, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स। अब मेरे केस में तो क्या है कि मैं कंज्यूमर्स को बेचता हूं, आप सब मेरे कंज्यूमर्स हैं, तो आप रिसिपेंट है, लेकिन आपको कोई क्रेडिट तो मिलने वाला नहीं है ना। तो आपके जीएसटीएन नंबर भी नहीं है, आपने मेरे को अपना जीएसटीएन नंबर भी नहीं दिया है, तो मेरे बिल में कोई आपका जीएसटीआईएन नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है। सो दिस इज अ फाइनल सेल, यू कैन से, द फाइनल कंक्लूसिव ट्रांसफर ऑफ सर्विस। लेकिन मान लो कि मैं सर्विस देता हूं मैन्युफैक्चरर्स को, यानी ऐसे रेसिपिएंट्स को जो उसका क्रेडिट ले सकते हैं, तो मुझे उनका जीएसटीआईएन नंबर
जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लेना पड़ता है और मेरे इनवॉइसेस में लिखना पड़ता है। तो मेरे इनवॉइसेस में मैं इन लोगों का जीएसटीआईएन नंबर वगैरह सब लिखूंगा, डिटेल्स लिखूंगा और उनको सप्लाई करूंगा। तो एक तो इनवॉइस में उनका जीएसटीआईएन नंबर आ जाएगा, दूसरा जो मेरे रिटर्न्स जाएंगे तो उसमें पूरे सेल्स जो मैंने किए और जो रेसिपिएंट के जीएसटीआईएन नंबर्स है वो पूरा डिटेल मुझे अपलोड करना है जीएसटी पोर्टल के ऊपर, जो गवर्नमेंट का पोर्टल है उसके ऊपर अपलोड करना है। अपलोड कर दिया तो ये जीएसटीआईएन नंबर जो है ये बहुत काम का है, इससे लिंक लगेगा। तो मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम है, दी हार्डवेयर कहां है मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, अगर बैंगलोर में होगा मोस्ट प्रोबेबली, जो सर्वर है गवर्नमेंट का पूरा। तो वो सर्वर क्या करेगा कि जितने जीएसटीआईएन नंबर से के नाम पे सेल दिख रहा है, के नाम से सप्लाई दिख रहा है, उनके उसमें ऑटो पॉपुलेट करेगा। अब ऑटो पॉपुलेट का मतलब है ऑटोमेटिकली उसको रजिस्टर कर लेगा, जीएसटीआईएन नंबर से लिंक लग जाएगा। डेटाबेस में लिंक लगता है, आप सब मालूम है। तो डेटाबेस के अंदर जीएसटीआईएन नंबर जब आ गया तो मैंने जैसे इधर लिखा कि मैंने रिलायंस को इतनी सर्विस दी और रिलायंस का जीएसटीआईएन नंबर लिख दिया और बिल नंबर मेरा, इनवॉइस नंबर और उनका जीएसटीआईएन नंबर, तो यहां से ये पकड़ लेगा और रिलायंस का जो अकाउंट है पोर्टल के अंदर उसमें इसको पॉपुलेट कर देगा, यानी वहां पे दिखा देगा। सिमिलरली अब ये रिलायंस अगर एक रेसिपिएंट की नाम से अपन देखें रिलायंस, तो रिलायंस ने इस महीने में हजारों सप्लायर्स से गुड्स सर्विसेज लिए होंगे। अब ये हजारों जो सप्लायर्स है उन्होंने अपना अपना आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल जब डाल दिया पोर्टल पे जीएसटीआर 1 के अंदर, नंबर अभी मत लिखो, अभी कॉन्सेप्ट समझो, नंबर में जाओगे तो फिर कॉन्सेप्ट हिल जाता है। तो आउटवर्ड सप्लाई, अभी बस आउटवर्ड सप्लाई देखो, तो हजारों लोगों ने आउटवर्ड सप्लाई के डिटेल्स डाल दिए पोर्टल पे। तो जहां जहां भी जिन जिन लोगों ने पूरे इंडिया में रिलायंस का जीएसटीआईएन नंबर लिखा होगा एज अ परचेजर, एज अ रेसिपिएंट, तो रिलायंस के अकाउंट में ऑटोमेटिकली ये सारे बिल्स, इनवॉइसेस टक 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 ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे और रिलायंस का जो अकाउंट है उसमें दिखेगा कि आपने इस महीने में इन इन लोगों से, इतने हजार लोगों से गुड्स सर्विसेज लिए हैं। आ गया। अब रिलायंस बैठेगा, यहां रिलायंस बैठेगा और ये आउटवर्ड सप्लाई के जो डिटेल्स है जो उसके अकाउंट में ऑटो पॉपुलेट हुए हैं इसको चेक करेगा। तो ये जीएसटीआर 1 है, ये फाइल हो गया। नाउ द रेसिपिएंट विल चेक, क्योंकि उसके पास ही इनवॉइसेस है, उसको मालूम है कि मैंने क्या क्या परचेजिंग किया है, तो वो इसको चेक कर लेगा कि जो हम परचेज दिखा रहे हैं और जो इन लोगों ने सेल दिखाया है जो अपने अकाउंट में दिख रहा है वो बराबर है क्या, क्रॉस वेरीफाई कर लेगा। तो वेरीफाई लिखता हूं। सो द रेसिपिएंट विल वेरीफाई दीज डिटेल्स। कर लिया उसने वेरीफाई। अगर उसको लगा कि कोई इनवॉइस में गलती है, यानी उसको लगा कि इनवॉइस तो मेरे पास 20 लाख का है और 20 लाख में फलाना जीएसटी है, लेकिन इसने जो डाला डेटा उसमें कुछ गलत है, तो वो क्या करेगा, वेरीफाई करने के बाद यहां उसको करेक्ट करेगा। सो वेरीफाई एंड मॉडिफाई, मैं वर्ड यूज करता हूं, वेरीफाई करेगा और जरूरत पड़ी तो मॉडिफाई कर देगा। इसके डेटा को ये मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, कि भैया मेरे पास जो इनवॉइस है उसके हिसाब से तो इतना होना चाहिए, आपने गलत एंट्री डाली है, तो ये उसको मॉडिफाई करे। मॉडिफाई करने के बाद ये वापस उसको मिलेगा और वो क्रॉस वेरीफाई कर लेगा कि हाँ जो इसने लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं है। साथ में अब ये जो पर्सन है रेसिपिएंट, तो ये स्टेप 1 हो गया। सप्लायर विल फिल द आउटवर्ड सप्लाई डेटा ऑन द पोर्टल इन फॉर्म जीएसटीआर 1 दैट विल गो टू दिस पर्सन। तो ये जो इसको मिलता है वो जीएसटीआर 2A करके है, उसमें इसको मिलता है, लेकिन मैं लिखूंगा बाद में, अभी रुक जाओ। फिर ये क्रॉस वेरीफाई करके उसको डाल देता है कि इतना इतना मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए। अब ये क्या करेगा कि जितने परचेजेस इसने किए हैं, यानी इनवर्ड सप्लाई, सो आई विल नॉट यूज द वर्ड परचेज, आई विल यूज द वर्ड इनवर्ड सप्लाई। अब इसे जो इनवर्ड सप्लाई किया है उसका पूरा डेटा वो डालेगा। ही विल नाउ इनपुट द डेटा ऑफ इनवर्ड सप्लाई।
इनवर्स सप्लाई यानी इस महीने में कहां कहां से उसने गुड्स या सर्विसेज लिए हैं, तो जो जो इनवॉइसेस उसके पास आए इस महीने में वो पूरे वो अपलोड कर देगा। अब ये अपलोड करेगा तो इसको GSTR2 कहते हैं। तो ये आउटवर्ड सप्लाई जो है ये GSTR1 में जाएगा, जो इसको मिलेगा GSTR2A के अंदर। तो ये जो ऑटो पॉपुलेट होके इसको मिलता है ना, तो वो GSTR2A के अंदर इसको मिलता है, वो वेरीफाई करके मॉडिफाई कर सकता है। फिर ये इनवर्स सप्लाई का डेटा जो फिल करेगा वो करेगा GSTR2 के अंदर, जो कि इसको मिलेगा फिर। यानी मैंने अब यहां लिखा कि मैंने 10,000 लोगों से इतना इतना गुड्स खरीदा इस साल, इस महीने में, सॉरी 10,000 लोगों से इतना इतना गुड्स आया, तो बिल नंबर सो एंड सो, 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 यानी इनवॉइस नंबर्स। तो ये पूरे डिटेल में एंटर कर दूंगा। अब इसमें जो मैंने एंटर किया उसमें इन लोगों का GSTN नंबर होगा कि मैंने भैया ओम एंटरप्राइजेस से खरीदा, मैंने जगदीश एंटरप्राइजेस से खरीदा, मैंने फलाना एंटरप्राइजेस से, इससे उससे मैंने खरीदा। तो वो सबके डिटेल्स में एंटर करूंगा, तो उनके GSTN नंबर डालूंगा। उनके GSTN नंबर से कंप्यूटर सिस्टम ऑटो पॉपुलेट करके उनको दिखाएगा कि भैया ये आदमी तुम्हारे नाम से परचेज दिखा रहा है, बताओ सही है कि नहीं। तो वो ये डेटा अब इनको मिलेगा। इनको किसमें मिलेगा? GSTR1A के अंदर। तो इसका 2 में जो डेटा डाला वो इसको 1A में मिलता है। फिर ये उसको वेरीफाई करके अगर जरूरत पड़ी तो मॉडिफाई कर देगा। वेरीफाई एंड मॉडिफाई, ये डिटेल में बताता हूं अभी आपको क्या क्या किस्म के मॉडिफिकेशंस वो कर सकता है। तो इसका डेटा इसको मिला, उसने मॉडिफाई किया, अगर गलत है तो फिर इसने डेटा डाला, वो इसको मिला, इसने वेरीफाई मॉडिफाई कर दिया, अगर गलत है तो। अब सब चेक हो गया, करेक्ट हो गया है। अभी दोनों जब करेक्ट हो गए यानी मैच हो गए, इसका सेल इसका परचेज मैच हो गया, ये दोनों जब सिस्टम में मैच हो गए तो अब गलती नहीं, यानी अब देखो लीकेज नहीं है। नकली इनवॉइस कैसे बनाओगे अभी बताओ मेरे को? नकली इनवॉइस खत्म हो गया ना, नकली इनवॉइस बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इसने टैक्स भरा नहीं है, इसके आउटवर्ड सप्लाई में अगर एक इनवॉइस मेंशन नहीं है तो इसके इनवर्ड सप्लाई में भी वो नहीं दिखेगा, मिसमैच हो जाएगा। जो भी मिसमैच है वहां क्रेडिट अलाउड ही नहीं होगा। अगर मिसमैच है तो क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड, या अगर इसने डाला है और इसका मिसमैच है तो इसको टैक्स भरने लगा देंगे, इधर और। या तो इसको टैक्स भरने बोलेंगे भैया तुमने भरा नहीं है जल्दी से भरो, या इसको बोलेंगे नकली इनवॉइस बना के रखा है तुमने, क्रेडिट को हटाओ। सो नाउ दिस लिंक इज फॉर्म्ड। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। समझ में आ रहा है लॉजिक? वेरी गुड। अब जब ये सेट हो गया, दोनों मैच हो गए, तो मैच होने के बाद ये अब अपना रिटर्न फाइल करेगा। तो ये रिटर्न होता है GSTR3 के अंदर। तो अब वो फाइनल रिटर्न जो है, मंथली रिटर्न, वो बनेगा, या क्वार्टरली एज द केस में भी। कितना सिंपल है ना? और एक इसमें 3B करके भी है, वो बताता हूं बाद में। उसमें क्या है कि अगर गवर्नमेंट इसका टाइम एक्सटेंड कर दे, क्योंकि अभी देखो शुरुआत में तो टाइम बहुत एक्सटेंड हुए, क्योंकि थोड़े समय तक जब तक ये पूरा सेटल नहीं होता बराबर सब चीजें, थोड़ा चलेगा, हिकअप्स, स्टार्टिंग हिकअप्स होते हैं वो चलेंगे। फिर एक बार सेटल हो गया तो क्या है, बराबर टाइम टू टाइम ये फाइल होते रहेंगे। लेकिन अभी उन्होंने डाला है कि अगर ये गवर्नमेंट डिले करता है, टाइम एक्सटेंड करता है टू फाइल GSTR1 एंड GSTR2, तो फिर उसके बीच में एक यहां पे एक रिटर्न आता है जिसको हम कहते हैं 3B। वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम के केस में एक भरना पड़ता है 3B, वरना नॉर्मल कोर्स में 3 रहता है। तो एक्सटेंशन है तो 3B आएगा, वरना 3 रहेगा। ओके, तो ये रिटर्न भरना उसको। तो इस तरह से ये मंथली रिटर्न, या जिन लोगों का क्वार्टर लायबिलिटी है उनको क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ेगा, और फिर साल के बाद एक एनुअल रिटर्न अलग से भरना पड़ता है, वो पूरे साल का रहेगा। तो उसको बाद में बताऊंगा मैं। तो यहां तक समझ में आए? वेरी सिंपल। अब टाइम भी देख लेते हैं। तो GSTR1 जो भरने का नॉर्मल टाइम है वो है 10 डेज, 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ।
जैसे जनवरी एंड हुआ तो अपन 10 फरवरी तक ये फाइल करेंगे, तो 10 दिन इसको दिए है। फिर उसको ये वेरीफाई करके क्रॉस वेरिफिकेशन करके डालेगा, तो इसको 5 दिन रहते आगे, तो ये पहले 10 दिन में आएगा। फिर 11 to 15 के बीच में ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन का टाइम जब इसके पास है तो ये आदमी जो है वो GSTR1 चेंज भी नहीं कर सकता, फाइल भी नहीं कर सकता। GSTR1 पहले 10 दिन में फाइल करो, अगर नहीं कर दिया, नहीं किया है, तो अगले 5 दिन नहीं कर सकते, क्योंकि वो 5 दिन इसके पास होते वेरिफिकेशन के लिए। फिर 16 तारीख से वापस से कर सकता है, यानी कि मॉडिफाई वगैरह जो भी करना है वो कर देगा, और उसके बाद ये रिटर्न भर देगा। तो रिटर्न जब भरेगा तब टैक्स का पेमेंट भी होता है। तो मंथली टैक्स पेमेंट का ड्यू डेट जो है वो रिटर्न के ड्यू डेट से के साथ में होता है GSTR3, जो 20th तक फाइल हो जाना चाहिए। करेक्ट? तो चलो अब एक एक करके देखते हैं। टाइम मत लिखो अभी इसमें, ये जस्ट कॉन्सेप्ट था। अभी एक एक करके देखते हैं डिटेल में, तो हर चीज आपको समझ में आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। रिटर्न्स। तो देखो सबसे पहले है सेक्शन 37 रेड विथ रूल 59, इसके साथ में उसका रूल 59 है, फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। स्टेप 1 से शुरू करते हैं। Who is required to furnish a return under this section? The return of outward supplies, ये GSTR1 की बात कर रहे हैं ना, under this section should be furnished by every registered taxable person except the following persons. इनके लिए अलग सिस्टम है, इनके लिए अलग स्पेशल सिस्टम्स है, बाकी सबके लिए ये GSTR1 फाइल करना है। तो कौन लोगों के लिए अलग सिस्टम है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, person paying tax under provisions of section 10, that is composition levy, person paying tax under provisions of section 51 यानी TDS and TCS। तो TDS TCS वाले जो लोग हैं, या फिर सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन स्कीम में जो भरते हैं टैक्स, उनके लिए अलग सिस्टम है, बाद में देखेंगे। देन व्हाट आर द डिटेल्स needed to be included in the details of outward supplies? क्या क्या डिटेल्स लिखना है? तो देखो, the details of outward supplies of goods or services of both furnished in form GSTR1 shall include the invoice wise details of all interstate and intrastate supplies made to a registered person. मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जहां सामने वाला भी रजिस्टर्ड है, इसका मतलब कि वो आईटीसी लेने वाला है, ही इज गोइंग टू टेक आईटीसी। इसमें मैचिंग होना जरूरी है, यहां पे मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो आईटीसी लेगा तो अपना टैक्स का पेमेंट और उसका आईटीसी दोनों मैच होना चाहिए। इसको एज अ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू B2B ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। मॉड्यूल पढ़ोगे आप तो उसमें B2B करके लिखा है, हालांकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लॉ में कोई B2B वर्ड नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड इट्स कॉल्ड इज B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। मेरा भी बिजनेस है, आप भी रजिस्टर्ड हो ना, आपका भी बिजनेस है, तो मेरा टैक्स का पेमेंट आप क्रेडिट लोगे, आईटीसी लोगे, तो उसको B2B कहते हैं। तो B2B में जितने भी सेल्स है मेरे, जितने भी सप्लाईज है जो B2B है, वो हर एक इनवॉइस वाइज मेंशन होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द इनवॉइस। 500 रुपए का इनवॉइस है, हार्डली 100-200 रुपए का जीएसटी है उसके अंदर, तो भी उसको अलग से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहां मैचिंग है ना, मैचिंग है इसलिए अलग तो सब दिखना चाहिए, एक एक इनवॉइस मैच होना चाहिए। जो मैं दिखाऊंगा यहां आउटवर्ड में और वो लोग दिखाएंगे इनवर्ड में, मैच होना चाहिए सिस्टम के ऊपर। ओके, तो पूरे डिटेल्स लिखना है, एक एक बिल, एक एक इनवॉइस, इंटरस्टेट भी इंट्रास्टेट भी। दूसरा है interstate supplies with invoice value more than 2.5 lakh rupees made to unregistered persons। अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को दे रहे, जैसे मैं आपको बेचता हूं ना, आप लोग अनरजिस्टर्ड है, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर नॉट टेकिंग क्रेडिट्स, आपको आईटीसी लेने वाले हो नहीं, तो यहां गवर्नमेंट को मैचिंग से कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो मैचिंग रिक्वायर्ड। तो इसमें छोटे छोटे इनवॉइस में हर लिखूंगा, अगर जैसे एक डीवीडी मैंने बेचा 10,000 का, 12,000 का, 14,000 का, 7,000 का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो गवर्नमेंट कहते हैं कहां ऐसे चेक करते बैठेंगे, जाने दो।
लेकिन अगर मेजर सेल है तो गवर्नमेंट को फिर टैक्स इवेजन वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ता है ना, कौन लोग बड़े बड़े परचेसिंग कर रहे हैं इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाकी भी है सब लफड़ा बहुत लगा हुआ है इसके अंदर। यहाँ का डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी मिलता है, याद रखना, चेक करने के लिए कि कौन है मेजर बायर्स। जैसे मैं वॉच का डीलर हूं, घड़ी बेचता हूं मान लो एग्जांपल, और कौन सी वाली, रेडो एंड ऑल, एक एक घड़ी 10-10 लाख की है। तो अगर आप मेरे से खरीदोगे 10 लाख की एक घड़ी और कैश देके जाओगे, हो सकता है यू मे पे कैश, ब्लैक मनी, तो मुझे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, 2.5 लाख के ऊपर का अगर इनवॉइस वैल्यू है कोई भी चीज का, तो मुझे उसका रिपोर्टिंग करना है। तो ये डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा इधर से। बाद में इनकम टैक्स वाले खड़े होंगे, आपके घर पे आएंगे, पूछेंगे आपसे नोटिस दे करके कि तुमने 10 लाख की घड़ी खरीदी, कहां से खरीदी बताओ। डर के रहना, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। तो देखो 2.5 लाख के ऊपर किसमें, इंटरस्टेट में अनरजिस्टर्ड, तो इसको B2C भी लिख सकते हैं आप, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, सी यानी कंज्यूमर, जिसमें आप क्रेडिट नहीं लेने वाले। तो यहां गवर्नमेंट देखो, फंडा देखो, चेक, अलग अलग कॉन्सेप्ट, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट दोनों कवर्ड है पहले में, B2B है, हर एक इनवॉइस लिखना है। इसका पर्पस क्या है, मैचिंग ऑफ इनवॉइस। और B2C में पर्पस क्या है, मैचिंग ऑफ इनवॉइस का पर्पस नहीं है, क्योंकि आप कोई क्रेडिट थोड़ी लेने वाले। बड़ी पॉइंट के कौन मेजर बायर्स है पता लगाना, ठीक है। ये इनवॉइस वाइज हो गया, पहला पॉइंट इनवॉइस वाइज, यानी इनवॉइस नंबर 213, इनवॉइस नंबर 216, इनवॉइस नंबर 217 सब लिखेंगे। दूसरा है कंसोलिडेटेड डिटेल्स, ओवरऑल कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ all intrastate supplies made to unregistered persons। देखो अनरजिस्टर्ड है ये B2C, उसमें इंटरस्टेट को इनवॉइस वाइज देना है, लेकिन इंट्रास्टेट है तो कंसोलिडेटेड देना है। टू अनरजिस्टर्ड पर्संस, ये भी B2C लिख लो। फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स, ईच रेट ऑफ टैक्स यानी मेरे गुड्स है, 2% वाले भी है, 10% वाले भी है, 5% वाले भी है, 18% वाले भी है, अलग अलग सप्लाईज है, अलग अलग रेट्स है। तो उसका कंसोलिडेटेड फिगर दे देना है कि भैया मैंने 12 लाख के गुड्स, 2% वाले गुड्स 12 लाख के बेचे, 5% वाले 16 लाख का टर्नओवर है, 10% वालों का 25 लाख का टर्नओवर है, ऐसे कंसोलिडेटेड देना है, इनवॉइस वाइज नहीं देने का, कंसोलिडेटेड। एंड स्टेट वाइज interstate supplies with invoice value up to 2.5 लाख रुपीस। तो देखो इंटरस्टेट में, स्टेट वाइज इंटरस्टेट यानी हम महाराष्ट्र में, हमने वेस्ट बंगाल भी दिया लोगों को, हमने कर्नाटका में भी दिया, हमने गुजरात में भी भेजा, हमने बाकी स्टेट्स में भी भेजा, या यूनियन टेरिटरीज में बहुत सारे सप्लाईज है, छोटे छोटे सप्लाईज है। जैसे मेरा केस यहां पे आएगा, एग्जैक्टली आई विल फिट हियर, फारूका क्लासेस विल फिट हियर। देखो आप सब अलग अलग स्टेट्स में हो, आप सब महाराष्ट्र में थोड़ी हो, आप अलग अलग स्टेट्स में हो ना, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, फलानी जगह हो, पूरे इंडिया में हमारे डीवीडीज जा रहे अक्रॉस इंडिया। ऑल द स्टूडेंट्स आर नाउ लविंग द फारूका क्लासेस एंड द ऑनलाइन कोचिंग पैटर्न दैट वी फॉलो। तो मुझे स्टेट वाइज लिखना है कि कर्नाटका में मैंने 20 लाख इस महीने में दिया, पंजाब में 10 लाख दिया, उत्तर प्रदेश में इतना दिया, गुजरात में इतना भेजा, ये मुझे लिखना है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक इनवॉइस अपना 2.5 लाख के ऊपर जाता क्या? नहीं। CA इज द चीपेस्ट कोर्स अवेलेबल इन इंडिया, द बेस्ट एंड द चीपेस्ट कोर्स। इंजीनियरिंग में जाओ कितना पैसा खर्च होता है, CA में देखो कितना ले रहा हूं मैं आपसे, 10,000, 15,000, 14,000 मैक्स। एक सब्जेक्ट, इतना बड़ा सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स, इतना बड़ा सब्जेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, 14,000। सोचो आज में इंजीनियरिंग अगर पढ़ाते होता तो एक एक सब्जेक्ट का 50-50 हजार फीस है उधर। सोचता हूं बहुत बार मैं क्यों CA किया, मैंने इंजीनियरिंग क्यों नहीं किया। अच्छा चलो जाने दो, अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आई एम नॉट ग्रीडी, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट। तो हमारा एक एक इनवॉइस देखो 2.5 लाख से कम है ना,
तो फिर मैं यहां कवर नहीं होऊंगा। इनवॉइस वाइज डिटेल्स नहीं देना अपने को, कंसोलिडेटेड दे देना है। तो मैं कंसोलिडेटेड फिगर्स लिख दूंगा कि इतने इतने स्टेट्स में इतना इतना सप्लाई हमने इस महीने में किया, और जो महाराष्ट्र के अंदर किया वो भी बता दूंगा। तो महाराष्ट्र के अंदर जो है वो इंट्रा स्टेट में आएगा कंसोलिडेटेड डिटेल्स के महाराष्ट्र में इतना हुआ और बाकी जगह पे इतना इतना हुआ। आया समझ में? इंटर स्टेट में इतना इतना हुआ। तो इंटर स्टेट को देखो, इंटर स्टेट में अगर 2.5 लाख के ऊपर है तो फिर इनवॉइस वाइज देने का है। तो इनवॉइस वाइज में क्या है कि एग्जैक्ट वो आदमी का नाम आएगा जिसने परचेज किया। इनवॉइस वाइज है ना, तो आदमी का नाम आएगा। और 2.5 लाख से कम है पर इनवॉइस, तो कंसोलिडेटेड फिगर मंथ का उठा के लिख दो। होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो गवर्नमेंट कहता है कि कहां पकड़ेंगे, एक एक को जाने दो, लेकिन अपने को एक टोटल फिगर मालूम होना चाहिए, इसलिए लिख दो। मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्संस फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स, सेम रेट वाइज, यानी 2.5 लाख। अब मेरे तो 18% वाले ही गुजरे, तो सब में आ जाएगा। 5% वाले भी अगर है, 10% वाले भी, 18 भी है, तो फिर अलग अलग लिखेंगे रेट वाइज। तो ये भी B2C। तो समझ में आ रहा है? B2B में तो इनवॉइस वाइज देना ही देना है, चाहे वो इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो। अच्छे से पढ़ो, इसको बहुत दिमाग में डालने का है। B2B है तो इनवॉइस वाइज देने का ही है, चाहे 500 रुपए का इनवॉइस हो, 2000 का हो, 5 लाख का हो, इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, देना ही देना है इनवॉइस वाइज, क्योंकि इसमें मैचिंग है, मैचिंग है, क्रेडिट का मैचिंग। B2C में अलग अलग तरीके से दिया है। इंटर स्टेट 2.5 लाख के ऊपर है तो इनवॉइस वाइज देना है, इंटर स्टेट 2.5 लाख से कम है कंसोलिडेटेड देना है, और इंट्रा स्टेट में कंसोलिडेटेड ही देना है। अब ऐसा क्यों लिखा मालूम नहीं, यहां शायद उन्होंने गलती की है, गवर्नमेंट ने ये चेंज करेंगे, क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर वाले तो इसमें भी अलग होना चाहिए ना इंट्रा स्टेट, ताकि पता चले कि किसने परचेज किया। लेकिन ठीक है, हो सकता है आगे उनको समझ में आएगा गवर्नमेंट को कि यहां गलती हो गई है, दे में चेंज। चलो यहां तक समझ में आया। ए बी। फिर सी में लिखा है डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स इफ एनी इशूड ड्यूरिंग द मंथ फॉर इनवॉइसेस इशूड प्रीवियसली। ये क्या होता है कि पहले मंथ में, इसके पहले मंथ में, उसके 2-3 मंथ पहले हमने एक इनवॉइस इशू किया था, तो वो उस महीने के उसमें आ गया था इनवॉइस रिटर्न में। लेकिन करंट मंथ में हमने क्या किया कि उससे रिलेटेड कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया है। डेबिट नोट इशू क्यों होता है? अगर इनवॉइस का वैल्यू बढ़े, हमने कुछ सप्लाई किए थे, इनवॉइस बना दिया था 25 लाख का, लेकिन बाद में इनवॉइस का वैल्यू हमने बढ़ाया, कोई भी रीजन से इनवॉइस का वैल्यू बढ़ता है बहुत बार। तो अगर हमने 3 लाख का एडिशनल अमाउंट लेना है उस आदमी से, तो अपन उसके लिए एक डेबिट नोट इशू कर देंगे उसको। और उल्टा अगर हम कोई डिस्काउंट दे रहे हैं या कुछ कम करना है इनवॉइस की वैल्यू को, इनवॉइस वैल्यू को कम करना है, तो अपन क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। तो ये जो डिटेल्स है डेबिट नोट क्रेडिट नोट के, वो भी आपको लिखने का है, किसको दिया, और इसमें वो लिंक होना चाहिए कि फलानी इनवॉइस के लिए हमने इसको इशू किया। फिर पॉइंट नंबर 3 कहता है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट एंड द मैनर ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 37। टाइम लिमिट क्या है और फॉर्म क्या है, बेसिकली व्हाट इज द मैनर, यानी फॉर्म क्या यूज करेंगे। तो उसमें सिंपल है, ई रिटर्न शैल बी फाइल्ड विद इन 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड इन फॉर्म GSTR 1। GSTR 1 में फाइल करना है, तो आपको मालूम ही है, और 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड, यानी मंथ एंड होने के बाद 10 दिनों में फाइल करना है। और जिनको क्वार्टरली भरना है तो क्वार्टर खत्म होने के बाद 10 दिन। Then such return shall be for the supply of goods or service or both as affected during the tax period and shall be filed electronically, obviously. And the registered person shall not be allowed to furnish any details of outward supply during the period from 11th day to the 15th day of the month succeeding the tax period. 11 से 15 के बीच में आप ये फाइल नहीं कर सकते, तो पहले 10 दिन में करना है। मान लो कि डिले हो गया तो 11 से 15 में नहीं कर सकते, उसके बाद फिर आप कर सकते हो। This implies that the filing portal may not be available for the person filing the outward supply return during the above dates. 11 से 15 के बीच में अवेलेबल रहेगा ही नहीं। फिर उसमें एक नोटिफिकेशन दिया है 43/2018, ये एक्सटेंशन ऑफ टाइम का नोटिफिकेशन है बेसिकली। तो उसमें लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय नोटिफाइज द रजिस्टर्ड पर्संस हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप
टू 1.5 करोड़ रुपीज, यानी जिनका 1.5 करोड़ या उससे कम है टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होगा, और द करंट फाइनेंशियल ईयर shall follow the special procedure mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or service or both. तो जिनका लास्ट ईयर 1.5 करोड़ से कम था, या मान लो लास्ट ईयर तुम्हारा बिजनेस था ही नहीं, तुम्हारा पहला साल है, और 1.5 करोड़ तक जब तक नहीं पहुंच जाते हो तो आपको क्या फॉलो करना है? देखो, आपको मंथ की जगह क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है. सो दैट इज एन एडवांटेज विच इज गिवन टू यू. तो वो नीचे दिया, देखो पैरा 2 में, the said persons may furnish GSTR1 till the time as specified below. Quarter for which the details in form GSTR1 are furnished, quarterly कर दिया है मंथ की जगह, और उसका टाइम दिया है. तो थर्ड कॉलम में टाइम दिया है कि उसका टाइम क्या रहेगा. तो अप्रैल में जून क्वार्टर जो हुआ, अप्रैल में जून ऑफ 2018, उसका टाइम दिया है 31 अक्टूबर 18. फिर जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने सेकेंड क्वार्टर, उसका भी टाइम 31 अक्टूबर दिया था, क्योंकि देखो सितंबर में रिटर्न आया, अमेंडमेंट आया, नोटिफिकेशन, इसलिए पहले क्वार्टर को तो टाइम हो गया है, तो उसको भी 31 अक्टूबर दिया, और जो सितंबर एंडिंग है उसको भी 31 अक्टूबर दिया. लेकिन फिर वहां पर केरला में आप लोगों को मालूम है बहुत जबरदस्त फ्लड आए, तो उसकी वजह से वहां और एक्सटेंड किया, उनको 15 नवंबर कर दिया है. For Kerala and Kodagu district in Karnataka and Mahe in Puducherry, these are the flood affected areas. तो उनको एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया है 15 नवंबर तक. उसके बाद अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर आएगा, तो उसका 31 जनवरी तक अपने को भर देना है. यानी यू गेट बेसिकली 1 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर. और जनवरी टू मार्च 19 का 30 अप्रैल 2019 तक इनको फाइल करने का है. और उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 44 भी है कि द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एक्सटेंड्स द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन GSTR1 बाय रजिस्टर्ड पर्संस हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 1.5 करोड़ रुपीस. तो ऊपर में लेस वाले थे, अब जो ज्यादा वाले हैं तो उनको क्या है कि जुलाई 2017 टू सितंबर 2018 जो है, जुलाई 17 से जीएसटी आया था, वहां से लेकर के सितंबर 18, मान लो कि जिन लोगों ने फाइल नहीं भी किया तो वो कर सकते हैं अप टू 31 अक्टूबर 2018. एंड अक्टूबर टू मार्च जो है टिल 11th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, 11th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ. तो नॉर्मली 10th डे तक करना पड़ता है, 10 दिन, लेकिन एक दिन और एक्स्ट्रा दिया है. वो एक दिन में क्या हो जाएगा गॉड ओनली नोज, बट दे हैव गिवन इट. हाँ, बट दे हैव गिवन इट. तो 11th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ तक आप फाइल कर सकते हो. ऐसे आते रहते हैं एक्सटेंशंस टाइम टू टाइम. देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फाइलिंग लेट रिटर्न्स. तो 100 रुपीज पर डे है, लेकिन उसमें कंसेशन अलाउड है. वो कंसेशन बाद में अपन देखेंगे, उसका टेबल दिया है. सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5000. देन कैन द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न बी एक्सटेंडेड. तुम्हारी क्या, कमिश्नर इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई एक्सटेंशन बियॉन्ड द 10th डे. जो अपन ने नोटिफिकेशन अभी देखे वो ऐसे ही है, वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम के ही है. And what are the role of the recipient of the supply in furnishing return of supplies by the provider. तो recipient of supply जो है shall be provided with an opportunity to accept, reject, amend or delete the details in a two-way communication process. The details provided by the supplier shall be auto-populated and available electronically to recipient for matching purposes in form GSTR 2A. तो ये जो सप्लायर जो फिल करेगा डिटेल्स ऑफ सप्लाई, वो रेसिपिएंट्स को दिखेगा उनके पोर्टल पे एज इनवर्ड सप्लाई, और वो उसको या तो करेक्ट कर सकते हैं कि ये जो भी है सही है, या उसको वो चेंज भी कर सकते हैं. अगर उनको लगता है कि गलत इंफॉर्मेशन है तो दे कैन चेंज. तो उसको मैचिंग कहते हैं. और रेक्टिफिकेशन है फिर
क्योंकि अगर वो मैच नहीं हुआ तो फिर इसको रिप्लाई आएगा कि भैया वो तो ना बोल रहा है। तो ये अगर मान लेता है अपनी गलती तो वो उसको एरर को रेक्टिफाई कर सकता है। तो वो दिया है, इन केस ऑफ एनी एरर और ओमिशन इज डिस्कवर्ड इन द कोर्स ऑफ मैचिंग एज स्पेसिफाइड इन द एक्ट एंड डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 42 एंड 43, ये आईटीसी में हमने पढ़े थे, आईटीसी के चैप्टर में 42-43, rectifications of the same shall be affected. Tax and interest, if any, as applicable, shall be paid on such corrections by the person responsible for filing the return of outward supply. तो अगर वहां पे वो रेसिपिएंट बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो ज्यादा माल मिला है, तुम बता रहे कम, तो ये फिर अपने उसको रेक्टिफाई करके जो भी एडिशनल टैक्स है वो पे करेगा। Such rectification, however, is not permitted after filing of annual return. Annual return जो अभी अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद सेक्शन 39 में, वो एक बार फाइल हो गया तो फिर आप इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। और द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर, यानी अगले साल के सितंबर का रिटर्न या फिर इस साल का जो एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न का वैसे ड्यू डेट दिसंबर एंड होता है, ड्यू डेट, लेकिन हो सकता है आप सितंबर का रिटर्न फाइल करने के पहले वो फाइल कर दो। अच्छा, सितंबर का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट 20 अक्टूबर होगा, ये ड्यू डेट्स पकड़ रहा हूं मैं, तो ये दिसंबर एंड है, ये 20 अक्टूबर है, लेकिन ठीक है जो भी पहले किया आपने, तो अगर ये आपने 20 अक्टूबर से पहले कर दिया है तो फिर अपन उसको पकड़ेंगे। तो एक बार एनुअल रिटर्न आ गया तो फिर आप नहीं कर सकते, या फिर मान लो कि 20 अक्टूबर तक आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है लेकिन 20 अक्टूबर गुजर गया तो उसके बाद फिर आप नहीं कर सकते। और द रिटर्न फॉर सितंबर, तो सितंबर का वैसे 20 अक्टूबर यानी आप 18 अक्टूबर को कर दो तो 18 अक्टूबर के बाद आप फिर वो रेक्टिफाई नहीं कर सकते, ऐसा है। दिस एग्जांपल यही है, से एन एंटिटी हैज फर्निश्ड एनुअल रिटर्न्स फॉर द ईयर 18-19 ऑन 15 अगस्त 19, तो देखो वैसे तो दिसंबर 19 तक कर सकता था लेकिन उसने अगस्त 15 को कर दिया। An error is discovered in respect of a transactions pertaining to July 18, यानी 18-19 के अंदर एक एरर आया है। The entity has filed the returns for the month of September 19 on October 18, देखो मैंने कहा अक्टूबर 18, 20 तारीख तो लास्ट डेट है लेकिन अक्टूबर 18 को कर दिया, तो फिर अपन इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अगस्त 15 या अक्टूबर 18, इनमें से कौन सा पहले आएगा, अगस्त 15, तो अगस्त 15 तक आप रेक्टिफाई कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। Cannot be rectified beyond August 15, 2019. है समझ में? ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकेंड देखते हैं, फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। सेकेंड पार्ट वो इनवर्ड सप्लाई वाला, तो एक वो आउटवर्ड सप्लाई डाला, फिर उसका यहां गया, उसने मॉडिफाई रेक्टिफाई कर दिया। अब ये इनवर्ड सप्लाई का डिटेल्स भरेगा, जो फिर इनके पास आएगा सप्लायर्स के पास, वो उसको मॉडिफाई रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अब उल्टा केस, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फाइल्ड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस अंडर सेक्शन 37, द रिसीवर कौन सा, B2B वाला, B2C वाला नहीं, आप कस्टमर्स है आपको नहीं भरना, लेकिन जो B2B वाले हैं, तो ये जो B2B वाला बायर है, रिसिपिएंट है, उसको फाइल करना है। इज रिक्वायर्ड टू मैच हिज रिसीट्स विद द डिटेल्स ऑफ सप्लाईज फाइल्ड बाय द सप्लायर, तो इसके लिए उसको GSTR2 सबमिट करना है। फिर आगे लिखा है देखो, द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एज फाइल्ड बाय द सप्लायर शैल बी मेड अवेलेबल टू द रिसिपिएंट इन ऑफ सच सप्लाई इन फॉर्म इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GSTR2A, ये बताया मैंने आपको। उसने भरा 1 में, अपने को 2A में इंफॉर्मेशन मिलती है। After the 10th day of the subsequent month, the receiver is required to verify, validate, modify, or even delete, if necessary, the details furnished by the suppliers. Part B, C, and D of the above GSTR2A shall contain respectively details relating to ISD, Input Service Distributor, and tax deductions at source and tax collection at source. इसके भी डिटेल्स उसमें रहेंगे। ISD वाला जो है तो वो पार्ट बी, सी और डी उन तीनों के लिए, पार्ट ए नॉर्मल सप्लायर के लिए है और पार्ट बी ISD के लिए है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है क्रेडिट अपने यूनिट्स के अंदर, पार्ट सी
टीडीएस के डिटेल्स रहते हैं और पार्ट डी में टीसीएस के डिटेल्स रहते हैं। ये टीडीएस टीसीएस जो है ये सेक्शन 51 एंड 52 है जो पेमेंट के चैप्टर में हमने देखे। अगर आप वो देख चुके हो तो मेरा लेक्चर, क्योंकि वो मैंने पहले रिकॉर्ड किए हैं लाइन वाइज, अगर आप देखोगे तो वो पहले आया और इसीलिए मैंने उसको पहले रिकॉर्ड किया क्योंकि यहां उसका काम में आता है। और अब हम रिटर्न देख रहे हैं, हालांकि बुक में रिटर्न का चैप्टर पहले दिया हुआ है, लेकिन मेरे लेक्चर वाइज अगर आप जाओगे तो वो ये बाद में आ रहे हैं और पेमेंट पहले रिकॉर्ड किया है मैंने, तो इसके डिटेल्स रहेंगे। Then part A of form GSTR 2A shall contain the following details on auto populated basis। तो देखो ये वो सप्लायर की डिटेल्स है 2A के अंदर, जितने सप्लायर्स ने सप्लाई मेरे नाम से दिखाया है वो सब मेरे अकाउंट में ऑटो पॉपुलेट होकर दिखेगा। लंबा लिस्ट कि A लिमिटेड से आपने इतना खरीदा, B लिमिटेड से इतना खरीदा, C लिमिटेड से इतना खरीदा, D से इतना खरीदा, तो वो पूरी डिटेल्स मुझे दिखेंगे पार्ट ए के अंदर। और बीसीडी में जो लोगों ने टीडीएस काटा मेरा वो दिखेगा, जिन लोगों ने टीसीएस भरा वो दिखेगा, जिन लोगों ने आईएसडी में मेरे को डिस्ट्रीब्यूट किया वो दिखेगा। देखो ये जीएसटीआर 1 कंटेंट, तो सीरियल नंबर 4 में ये जनरल नॉलेज के लिए इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्संस, इनवर्ड सप्लाईज, amendments to details of inward supplies received in earlier tax periods, यानी हमने पिछले बार उसने हमको दिया था, हमने उसमें चेंजेस बताए थे, फिर इस बार उसने अमेंड करके दिया तो वो दिखेगा। Then details of credit debit notes and amendments to details of credit or debit notes for earlier tax periods। तो invoice, फिर उसके amendments, details of credit debit notes, उसके amendments। Now the above details will then be validated by the recipient with reference to their records। अब वो अपने को 2A में मिला इंफॉर्मेशन, उसको हमारे रिकॉर्ड्स के, हमारे परचेज रिकॉर्ड्स के हिसाब से हम उसको वैलिडेट करेंगे। Now these details are accepted by recipient will be filed by them in format GSTR2 for inward supplies of the recipient। तो वो 2A में जितनी डिटेल्स आए और मेरे हिसाब से जो होने चाहिए उसको मैं क्रॉस चेक करके अगर वहां गलतियां हैं तो मैं रेक्टिफाई कर दूंगा और फिर मेरा जो डॉक्यूमेंट भरूंगा वो है GSTR2। सो GSTR2 इज फॉर इनवर्ड सप्लाईज। दिस डिटेल ऑफ GSTR2 मस्ट बी फाइल्ड बाय द रेसिपिएंट विद इन 15 डेज। तो देखो 10 दिन में उसने भरा, फिर अगले 5 दिन अपने को मिलते हैं, तो 5 दिन में अपन भरेंगे 15 days from the end of the relevant tax period। The commissioner is empowered to notify any extension for any class of taxable persons with reasons to be recorded in writing। इसको भी extend कर सकते हैं। Then any modification, deletion or inclusion of inward supplies by the receiver in his inward return, that is form GSTR2, shall be communicated to the outward supplier and visible to them in GSTR1A। तो अब उल्टा ऑटो पॉपुलेशन होगा, क्या मैंने जो डिटेल्स डाले वो उनको दिखेंगे, सप्लायर को दिखेंगे GSTR1A के अंदर। और GSTR1A में भी देखो वही है। अच्छा ये ऊपर में भी जरा, हाँ ये कंटेंट ऑफ GSTR1 लिखा था ऊपर में, इसको 2A कर दो, कंटेंट्स ऑफ फॉर्म 2A, उसमें डिटेल्स दिखते हैं। और अब 1A में उसको जो अपना दिखेगा वो देखो 1A में क्या दिखेगा उसको, सीरियल नंबर 5 में दिखेगा टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी मैंने भर दिया कि मैंने रिलायंस से परचेज किया तो रिलायंस को दिखेगा कि तुमने इस आदमी को इतना दिया, तुम्हारा आउटवर्ड सप्लाई इस आदमी को इतना है। देन अमेंडमेंट्स, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स एंड अमेंडमेंट्स। Then in case any error or omission is discovered in the course of matching as specified in the act and discussed under 42 and 43 पढ़ेंगे अपन, rectification of the same shall be affected and tax and interest if any applicable shall be paid on such corrections by the person responsible for filing the returns of inward supplies। उसको टैक्स भरने लगाएंगे, अगर उसकी गलती है तो उसको भरने लगाएंगे, आउटवर्ड सप्लायर की गलती थी तो उसको भरने लगाए, इनवर्ड सप्लायर की गलती है तो उसको भरने लगाएंगे। ये अभी समझ में आएंगे आपको, 42 में जाएंगे तो अभी उसको ऐसे ही जाने दो। Then such rectification however is not permitted, फिर से वही है, रेक्टिफिकेशन कहां तक परमिट होता है, सितंबर का रिटर्न या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, सेम पॉइंट यहां पे भी है।
तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें भी दिया है कंपोनेंट्स ऑफ वैलिड जीएसटी रिटर्न फॉर इनवर्ड सप्लाईज जीएसटीआर 2। बेसिक डिटेल्स वो सब उसमें लिखा है, एक बार पढ़ लो उसको, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा क्योंकि अपन समझ चुके हैं। द इंफॉर्मेशन सबमिटेड इन जीएसटीआर 1 बाय द काउंटर पार्टी सप्लायर of the taxpayer will be auto-populated and given to you in 2A. The same may be modified, that is added or deleted by taxpayer. After modification on GSTR 2A, form GSTR 2 shall be prepared. The recipient would be permitted to add invoices. अपन ऐड भी कर सकते हैं, मान लो सप्लायर ने लिखा ही नहीं तो अपन लिख सकते हैं ना कि भैया हमने तो परचेज किया है, ये इनवॉइस हमारे पास, तो हम उसमें डाल देंगे। Not uploaded by the counterparty supplier if he is in possession of invoices and has received the goods or service. हमको गुड्स मिला है, हम साबित कर सकते हैं हमें गुड्स मिला है, सर्विस मिली है और हमारे पास इनवॉइस भी है, तो हम उसको ऐड कर देंगे even if the supplier has not done it in GSTR 1. Then basic details of taxpayers, there is name along with GSTIN, period for which the return pertains, final invoice label, inward supply information pertaining to tax period for goods and services separately. पूरे एक एक इनवॉइस वाइज अपने को डालना है, इसलिए इनवॉइस लेवल यानी इनवॉइस वाइज। देन ऑटो पॉपुलेशन इन दिस रिटर्न फ्रॉम GSTR 1 विल बी डन ऑन और आफ्टर 11th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ इन GSTR 2A। ये जो वहां से आता है वो अपने को मिलेगा 2A के अंदर। वेरिफिकेशन, मॉडिफिकेशन और डिलीशन ऑफ द इनवॉइस और क्रेडिट डेबिट नोट्स इन 2A बाय द टैक्स पेयर विल बी परमिटेड अप टू 15th of the succeeding month. Addition of inward supplies would also be permitted up to 15th. 15 तारीख तक जो भी करना है करके फिर आपका GSTR 2 आपको सबमिट कर देने का है। ऐसे रहता है। वैसे ये चार्ट भी दिया है, देखो जो मैंने आपको पहले बताया वो और सिंपल था कि ये आदमी कौन है, आउटवर्ड सप्लाई, तो आउटवर्ड सप्लाई का पहले जाएगा, सप्लायर भरेगा फॉर्म GSTR 1 में बाय द 10th ऑफ द मंथ, नेक्स्ट मंथ। फिर इसके डिटेल जो है वो ऑटो पॉपुलेट होंगे 2A के अंदर और वो 11 से 15 के बीच में इसको मिलेंगे, यानी 10 तारीख के बाद इसको मिल जाएंगे रेसिपिएंट को, जो फिर उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो देखो रेसिपिएंट को मिल गए, फिर उसने रिव्यू किया GSTR 1 को और मैचिंग किया, अपने परचेजेस से उसके सप्लाई को मैच करेंगे। अगर मैच हो गए तो अपन GSTR 2 सीधा भर देंगे, नहीं हुए मैचिंग में कोई प्रॉब्लम आया तो फिर अपन मॉडिफाई रेक्टिफाई करेंगे, मॉडिफाई रेक्टिफाई करके फिर GSTR 2 भरेंगे। ये कब तक भरना है, 15th तक अपने को सबमिट कर देना है। एंड ऑल मॉडिफिकेशंस एक्सेप्टेड बाय रेसिपिएंट एंड फाइल्ड इन GSTR 2, तो वो इधर 1A में जाएगा। जो हमने अगर रेक्टिफिकेशन किया तो वो उसको मिलेगा 1A के अंदर, सामने वाली सप्लायर को। फिर आउटवर्ड सप्लायर उसको एक्सेप्ट करेगा, जो हमने मॉडिफिकेशन दी है वो एक्सेप्ट करेगा, या वो और उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, एज द केस में भी। तो वो उसको करना है बिफोर द 17th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड, और फिर फाइनली वो रिटर्न सबमिट करेगा इन GSTR 3, जो अपन अभी इसके बाद स्टडी करेंगे, सेक्शन 39। और ये GSTR 3 जो है वो 20th के पहले पहले भर देने का है। तो हम उसको 15 तारीख तक बताएंगे, फिर 2 दिन उसको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए है, 17 तारीख तक वो क्रॉस वेरीफाई कर लेगा और फिर वो रिटर्न सबमिट करेगा 20 तारीख तक। आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न जाएगा 20 तारीख को। तो ऐसा है। तो ये अभी अपन पढ़ने वाले, ये जो पार्ट है ना, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन सेक्शन 39। देखो तो अभी आउटवर्ड सप्लाई का हो गया, इनवर्ड सप्लाई का आ गया। अब देखो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, 39 है ये अब एक्चुअल रिटर्न GSTR 3। Every registered person other than input service distributor, non-resident taxable person, जो non-resident लोग हैं, या person paying tax under section 10 यानी composition,
या 51, 52 यानी टीडीएस एंड टीसीएस, इसको ब्रैकेट लगा दो। तो ये लोग यहां पे नहीं है, इनके लिए अलग है, स्पेशल कैटेगरी है जो नीचे में आएंगे अपन देखेंगे। इनके अलावा जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल टैक्स पे करते हैं, शाल फॉर एवरी कैलेंडर मंथ, तो नॉर्मल लोगों के लिए मंथ पीरियड है और पार्ट देयर ऑफ। अगर आपका दुकान चालू ही हुआ 13 तारीख को, तो 13 से 31 का एक रिटर्न आपको भरना पड़ेगा। फर्निश इन सच फॉर्म GSTR 3 एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब वही है GSTR 3, अ रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स। तो अब ये अपने इनवर्ड और अपने आउटवर्ड दोनों मिलाकर अपन GSTR 3 भरेंगे। ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, देन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, कितना क्रेडिट हमने लिया, टैक्स पेएबल, कितना टैक्स अपने को भरना है आउटवर्ड सप्लाई पे, टैक्स पेड, कितना पे कर चुके हम, एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब on or before the 20th day of the month succeeding such calendar month or part thereof। अगले महीने की 20 तारीख तक ये रिटर्न चले जाना चाहिए। इसमें पूरे डिटेल्स आ गए, इनपुट, आउटपुट, क्रेडिट कितना लिया, टैक्स पेबल कितना है, पे कितना कर दिया, बैलेंस कितना है, सब। देन अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 यानी कॉम्पोजिशन डीलर शैल फॉर ईच क्वार्टर, कॉम्पोजिशन वालों को क्वार्टर की लाइबिलिटी है, एवरी क्वार्टर दे हैव टू फाइल अ रिटर्न, इंस्टेड ऑफ मंथ इट इज क्वार्टर, 3-3 महीने का एक एक रिटर्न वो फाइल करेंगे। फर्निश इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस, टैक्स पेएबल and tax paid within 18 days from the end of each quarter। इनका ड्यू डेट भी अलग है, देखो 18th को इनको भरने का है। और इसमें आईटीसी वाईटीसी कुछ नहीं आता, कॉम्पोजिशन डीलर को आईटीसी नहीं मिलता ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, इसलिए वो डिटेल्स नहीं है। सिर्फ कितना आया, इनवर्ड सप्लाईज कितने थे, आउटवर्ड कितने थे, टैक्स पेबल कितना है और कितना टैक्स हम भर चुके हैं, बस। और तारीख क्या है, ड्यू डेट क्या है, 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, सॉरी नेक्स्ट क्वार्टर, यानी 18 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो अप्रैल में जून क्वार्टर है, तो उसका रिटर्न कब तक भरना है, 18 जुलाई तक। अप्रैल में जून क्वार्टर का 18 जुलाई ड्यू डेट रहेगा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर का 18 अक्टूबर रहेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 18 जनवरी रहेगा और मार्च का 18 अप्रैल रहेगा। Then every registered taxable person required to deduct tax at source, TDS वालों का, TDS वालों को कैसे भरना है, under the provisions of 51 shall furnish in such form and manner as may be prescribed a return electronically for the month, TDS वालों को भी मंथली भरना है, लेकिन ड्यू डेट क्या है, 10 days from the end of the month, 10 days from the end of the month है TDS वालों को। फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है, every taxable person registered as an input service distributor shall for every calendar month, month को अंडरलाइन करो, furnish in such form and manner as may be prescribed a return electronically within 13 days after the end of such month। 13 तारीख तक इनको डिटेल सबमिट करने हैं। देखो सबके ड्यू डेट्स अलग अलग है, इसको याद कर लेना। हाँ, नॉर्मल 20 तारीख, मंथली 20 तारीख, ठीक है, नॉर्मल केस में मंथली है 20 तारीख, फिर कॉम्पोजिशन डीलर में है 18 दिन, क्वार्टर एंड 18 डेज, क्वार्टरली 18 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। टीडीएस वालों को मंथली 10 डेज और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वालों को, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनको मंथली एंड 13 डेज। क्या क्या गवर्नमेंट करता है, इधर 10 दिन उधर 13 दिन, सबको एक जैसे देना चाहिए, कितने पागल लोग हैं, बेकार परेशानी, प्रैक्टिकल में भी और आप लोगों को थियरी में भी याद करना पड़ेगा सब अलग अलग ड्यू डेट्स। अरे सबको एक ड्यू डेट देना चाहिए ना, मगर लॉ को सिंपल करेंगे तो सीए एग्जाम में देखो आपका क्या होगा, सिंपल एग्जाम नहीं आ सकता ना, इसलिए कॉम्प्लिकेट करते हैं।
पानी कहाँ गया मेरा? GST was supposed to simplify the earlier existing laws. When चैप्टर के बिगिनिंग में ही आपको कहा था ना, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड इंटरेस्टिंग चैप्टर. चलो फिर आगे चलते. 5वें नंबर पे आता है कौन? देखो, every registered non-resident taxable person, underline non-resident taxable person, NRs जो है non-residents, shall for every calendar month को underline करो, or part thereof, furnish form and manner, वो तो ठीक है, a return electronically within 20 days after the month or part, or within 7 days after the last day of the period of registration specified in subsection 1 of 27, whichever is earlier. यानी देखो, ये नॉन रेसिडेंट्स के लिए क्या है? देखो, यहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन मिला, उन्होंने कहा कि भाई हमको एक पीरियड के लिए 6-7 महीने के लिए चाहिए रजिस्ट्रेशन. तो मान लो उनको 5 मंथ्स का रजिस्ट्रेशन मिला, 5 महीने का मिला बिजनेस करने के लिए. तो यहाँ रजिस्ट्रेशन मिला, ये था 13 दिसंबर, 13 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन दिया गया. तब ये यहां पे 31 दिसंबर आएगा ना पहले, तो ये पीरियड का एक रिटर्न उनको भरना पड़ेगा. अब यहां उनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया क्या? नहीं. तो ये कब तक जाएगा? 20 दिन. यानी ये दिसंबर मंथ का उनका 20 जैन को रिटर्न भरने का ड्यू डेट रहेगा. फिर जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, जो कंप्लीट मंथ्स आएंगे उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो एक मंथ कंप्लीट हो रहा है उसका 20 तारीख इनको मिलते जाएगा 2020 ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ. लेकिन देखो 5 महीने गिनो यहां से, 13 दिसंबर से 13 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 13 मई, 13 मई को इनका एक्सपायर हो जाएगा लाइसेंस. तो ये यहां से ये जो मई मंथ का रहेगा, 1 to 13 मई, ये जो पीरियड है लास्ट, इसका जो रिटर्न भरना है वो है 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन. यानी 13 मई से आगे 7 days, यानी 20 मई. तो लास्ट पीरियड का 7 दिन मिलेगा, और जो कंप्लीट मंथ्स है इन बिटवीन उसका 20 तारीख मिलेगा. एज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्संस के लिए. अब इसका एक पूरा टेबल बनाने का, बहुत सिंपल सा, और याद रखने का. फिर 6 में लिखा है कि कमिश्नर में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द टाइम लिमिट्स फॉर फर्निशिंग द रिटर्न्स. इसका भी एक्सटेंशन मिल सकता है, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. Provided that any extension of time limit notified by Commissioner of State Tax or Union Territory Tax shall be deemed to be notified by the Commissioner under Central Tax. अगर स्टेट वाले कमिश्नर ने एक्सटेंशन दे दिया है तो सेंट्रल का भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा, और उल्टा भी होता है. अगर सेंट्रल वाले ने एक्सटेंशन दे दिया है तो स्टेट में भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा. Then every registered person who is required to furnish a return under subsection 1, 2, 3 and 5 shall pay to the government the tax due as per such return not later than the last day on which he is required to furnish such return. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ के, क्योंकि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को टैक्स नहीं पे करता ना, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको टैक्स का पेमेंट करना है. तो जितने लोगों को भी टैक्स का पेमेंट है, नॉर्मल वाले, फिर कॉम्पोजिशन वाले, टीडीएस वाला, नॉन रेसिडेंट, ये सबको टैक्स भरना है ना. तो उनको टैक्स भरने का ड्यू डेट क्या रहता है? जो रिटर्न का ड्यू डेट है. जो रिटर्न का ड्यू डेट है वही टैक्स के पेमेंट का भी ड्यू डेट रहेगा, यानी 20 तारीख. Then every registered person who is required to furnish a return under 1 and 2, normal and composition, shall furnish a return for every tax period whether or not any supplies of goods or service or both have been made during such tax period.
इसको नील रिटर्न कहते हैं। नील रिटर्न भी भरना पड़ेगा। अगर एक क्वार्टर में या एक मंथ में हमने कोई सप्लाई नहीं किया तो भी हमको रिटर्न भरना पड़ेगा। इवन इफ देयर आर नो ट्रांजैक्शंस यू हैव टू फाइल अ रिटर्न, तो उसको नील रिटर्न कहते हैं। फिर सबसेक्शन 9 में लिखा है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ 37 एंड 38 इफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर फर्निशिंग अ रिटर्न, आफ्टर अंडरलाइन करो, आफ्टर फर्निशिंग रिटर्न अंडर 1 और 2 और 3 और 4 और 5, इन्हें रिटर्न भर दिया हमने। 5 अलग अलग थे, नॉर्मल वाले लोग, कॉम्पोजिशन वाले, टीडीएस वाले, नॉन रेसिडेंट, आईएसडीज, डिस्कवर्स एनी ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स देयरिन, बाद में पता चला कोई गलती हो गई है तो क्या करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे, सिंपल। लेकिन लिखा है अदर देन, यहां से ब्रैकेट लगाओ, other than as a result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by the tax authorities, bracket complete। यानी ये गलती कैसे पता चली, खुद से, ऐसा नहीं कि स्क्रूटिनी ऑडिट में पकड़े गए आप। अगर यहां पकड़े गए तो फिर आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, ये पकड़े जाने वाला केस है। और जो रेक्टिफिकेशन है वो क्या है कि डिस्कवर्स यानी खुद से अपने को गलती पता चल गई। अभी स्क्रूटिनी में नहीं पकड़े गए अपन, अपने को अपने आप से पता चल गई और गलती हो गई तो अपन रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखो क्वेश्चन उल्टा आ सकता है कि स्क्रूटिनी में केस पकड़ा गया तो क्या एसएससी अपने रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकता है ही, तो आंसर है नो, ही कैन नॉट। तो देखो, शैल रेक्टिफाई such omission or incorrect particulars in the return to be furnished for the month or quarter during which such omission or incorrect particulars are noticed। जैसे अपनी गलती हुई थी जनवरी में, पता चला जून में, जनवरी में गलती हुई, जून में पता चला, तो जून का जो हम रिटर्न भरेंगे उसमें ही लिख देंगे नीचे, उसमें ही अपने को एक मेंशन रहता है रेक्टिफिकेशन ऑफ ओल्ड, तो वहां एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर द एक्ट, अगर ये रेक्टिफिकेशन की वजह से टैक्स भरना पड़े तो टैक्स भी भरना पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। हमेशा जरूरी नहीं है, रेक्टिफिकेशन उल्टा भी हो सकता है कि हमने ज्यादा भर दिया तो रेक्टिफिकेशन से कम हो रहा है, फिर अपन रिफंड क्लेम फाइल करेंगे या करंट पीरियड में एडजस्ट कर देंगे उसको, रिफंड ना करके करंट पीरियड में एडजस्ट कर देंगे अगर ज्यादा भरा हुआ है तो, और रेक्टिफिकेशन से कम हो रहा है, यानी टैक्स ज्यादा हो गया था उस महीने में तो करंट मंथ में उसको माइनस कर देंगे और कम भर देंगे। और अगर ज्यादा भरने को आया, रेक्टिफिकेशन से टैक्स इंक्रीज हुआ, तो जो इंक्रीज्ड टैक्स है था तो जनवरी का ना, लेकिन आप जून में भर रहे, तो जनवरी से जून का इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा, ऐसा लिखा है, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। फिर प्रोविजो में उसका टाइम दिया है कि कब तक आप ये कर सकते हो, तो वह लिखा है कि नो सच रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स शैल बी अलाउड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, ये तो सेम है जैसे पहले भी देखा हमने, बहुत जगह पे आया, और सेकेंड क्वार्टर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो क्वार्टर किसके लिए, बेसिकली ये उसके लिए कॉम्पोजिशन वालों के लिए, कॉम्पोजिशन वालों को मंथ नहीं होता ना, तो इसलिए उनको क्वार्टर, तो अप्रैल में जून, जुलाई का सितंबर, बात वही है सितंबर ही, लेकिन ड्यू डेट उनका अलग रहता है कॉम्पोजिशन वालों का, ये ध्यान रखो, उसका ड्यू डेट अलग रहता है। तो नॉर्मल वालों का सितंबर के बाद 20 दिन रहता है ना, लेकिन इनको क्वार्टरली रहता है कॉम्पोजिशन, इसलिए उनके लिए क्वार्टर वर्ड यूज किया है, सेकेंड क्वार्टर। तो अप्रैल में जून फर्स्ट क्वार्टर हो गया, जुलाई का सितंबर सेकेंड क्वार्टर हो गया। सितंबर के बाद उनका जो ड्यू डेट आता है वहां तक वो रेक्टिफाई कर सकते हैं, यानी 18 तारीख तक, 18th तक, या फिर और द एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। एनुअल रिटर्न तो नॉर्मल वालों के लिए दो चीज चेक करेंगे, सितंबर का ड्यू डेट या एनुअल रिटर्न का एक्चुअल फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। और कॉम्पोजिशन वालों के लिए क्या देखेंगे, 2 क्वार्टर यानी सितंबर क्वार्टर का ड्यू डेट या एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। समझ में, बहुत सिंपल है तो वही, सिर्फ 2 दिन का फर्क है, एक का 20 तारीख का ड्यू डेट है सितंबर के बाद, और क्वार्टर सितंबर में
18 तारीख का ड्यू डेट है, 18th का ड्यू डेट है फॉर कॉम्पोजिशन डीलर्स। तो उतना फर्क याद रखो, बाकी सिमिलर लाइंस पे है। और फिर लिखता है कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश अ रिटर्न फॉर अ टैक्स पीरियड इफ द रिटर्न फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड्स हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय हिम। यानी कड़ी जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, रिटर्न्स की कड़ी जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो बीच में अगर एक रिटर्न नहीं भरा तो आगे का नहीं भर सकते, तो पहले वो बीच का भरो फिर आगे का भरने मिलेगा। द लिंक शुड बी कंटिन्यूअस ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न 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 रिटर्न। और फिर ये टेबल दिया है जो आपको अल्टीमेटली याद रखने का है। तो ये सब समझ लिया आपने, वेरी गुड। अभी टेबल को रट्टा मार लो टकाटक, बिल्कुल। तो इसमें सब चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। रेगुलर रिटर्न, रेगुलर टैक्स पेयर्स जो है जीएसटीआर 3, उसका ड्यू डेट भी दिया है, ठीक है, फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड पीरियोडिसिटी, कितने कितने पीरियड्स में भरना है। तो मंथली होता है 20 तारीख। फिर कंपाउंडिंग टैक्सेबल पर्सन यानी कॉम्पोजिशन डीलर्स, क्वार्टरली होता है 18 तारीख। फिर टीडीएस वाले जो लोग हैं 51 वाले, उनके लिए मंथली होता है 10 तारीख। फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनके लिए मंथली होता है 13 तारीख, और उनका टैक्स पेमेंट कुछ भी नहीं है। वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो सिर्फ यहां से वहां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने यूनिट्स के अंदर। आईटीसी में पढ़ा था अपन ने, तो उनका पेमेंट नहीं रहता। और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो है, इनके लिए क्या है, इनके लिए दो चीज है, वो 20 तारीख रहेगा, और जहां पे उनका रजिस्ट्रेशन फाइनली खत्म होता है तो वहां 7 दिन, ठीक है। तो नॉर्मली 20 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड 7 days फ्रॉम द लास्ट कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। और उनका नंबर है जीएसटीआर 5, नंबर भी दिया है, वो भी आप याद कर लो, ये सब याद कर लेना है। जीएसटीआर नंबर कौन से रहेंगे, 3, 4, कंपाउंडिंग डीलर्स के लिए 4, फिर सेक्शन 51 टीडीएस के लिए 7, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का 6 और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का 5। याद कर सकते, सिंपल है ना, वेरी गुड। फिर बाद में वो डिस्कशंस दिए हैं, ये अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, उसको एक बार फिर से पढ़ लो। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, देखा अपन ने, एक्सटेंशन मिल सकता है, कमिश्नर एक्सटेंशन दे सकता है फॉर अ क्लास ऑफ पर्संस, और अगर स्टेट वाले या यूटी वाले ने दे दिया तो यहां पे भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन मिल जाएगा। देन मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न्स, ये भी हमने देखा, मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा, और आगे का नहीं कर सकते अनलेस के पहले के नहीं किए हो। और अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो भी अपने को नील रिटर्न भरने का है, ये बातें हमने स्टडी की। देन पेमेंट एंड इंटरेस्ट, पेमेंट का ड्यू डेट रिटर्न का ड्यू डेट होता है, और डिले करने पर इंटरेस्ट लगता है। सेक्शन 50 18% इंटरेस्ट रहता है इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स। फिर रेक्टिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं आप। फिर नॉन सबमिशन ऑफ प्रीवियस टैक्स रिटर्न्स, जब तक पुराने नहीं भरोगे तो नए नहीं भर सकते आप। फिर उसके बाद वो ये मंथली रिटर्न ऑन द बेस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, जीएसटीआर 1 and 2, 1 and 2 जब मैच हो जाएंगे तो 3 भरने का है। तो वो सब वही है डिटेल्स।